तो आज के जो हमारे स्रोत हैं उनकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है और ये शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा असहज भी हो सकता है। ये विचार है कि असली ताकत खामोशी या सिर्फ इंतजार करने से भी आगे की एक अवस्था है। इन दस्तावेजों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, डिटैचमेंट। इसे एक तरह का मानसिक अपग्रेड बताया गया है जिसे ज्यादातर लोग या तो समझ नहीं पाते या फिर उसे सह नहीं पाते। हाँ, और ये शब्द डिटैचमेंट सुनते ही अक्सर लोग इसे उदासीनता से जोड़ लेते हैं कि भाई किसी चीज की परवाह ही ना करना। लेकिन जैसा कि ये स्रोत साफ करते हैं, यहाँ मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि किसी को हर चीज से फर्क नहीं पड़ता और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही सारा खेल बदल देता है। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र भी है। क्या असली ताकत के लिए अपनी भावनाओं से पूरी तरह नाता तोड़ना पड़ता है या ये कुछ और है? आज हम इसी कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानसिकता कैसे काम करती है, कैसे इससे एक अलग ही स्तर की ताकत पैदा होती है और क्यों इतिहास के कुछ महान रणनीतिकार जैसे मियामोटो मुसाशी और लुई 14वें इसका इस्तेमाल करते थे। तो चलिए इन विचारों की पर्दे खोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, आज के दौर में भी ये बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। तो चलिए भावनाओं पर नियंत्रण से ही शुरू करते हैं। इन दस्तावेजों का एक मुख्य तर्क ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं की कठपुतली बने हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, कोई मुश्किल आई तो डर गए, कहीं से फायदे की उम्मीद दिखी तो बस लालच में आ गए। लेकिन एक सच्चा रणनीतिकार वो है जो इस भावनात्मक तूफान के बीच भी शांत खड़ा रहना सीख लेता है। बिल्कुल, और यहाँ पर लेखक मैकियावेली के एक बहुत ही सटीक विचार को सामने रखता है। जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो दूसरों पर क्या कंट्रोल करेगा। ये बहुत गहरी बात है। अगर हम सोचें तो ज्यादातर लोग मैनिपुलेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए, उन्हें दूसरों से मान्यता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, लोगों की प्रशंसा, तालियां। ये बात तो आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में और भी ज्यादा सच लगती है ना? क्या इसका ये मतलब है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स की वो चाहत या करियर में तुरंत प्रमोशन की उम्मीद, ये सब हमें अनजाने में दूसरों के कंट्रोल में दे देती है? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी को भावनात्मक हुक कहता है। जब आपको तुरंत तारीफ चाहिए तो कोई भी आपकी तारीफ करके आपसे अपना काम निकलवा सकता है। जब आपको असफलता का डर सताता है तो कोई भी आपको उस डर का वास्ता देके आपसे कुछ भी करवा सकता है। लेखक कहता है, जो जल्दी चाहता है उसे जल्दी नचाया जाता है। आपकी चाहते ही वो डोरियां बन जाती हैं जिनसे दूसरे आपको कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का डिटैचमेंट हमें दुनिया से कटा हुआ या अकेला नहीं बना सकता? एक डर रहता है कि कहीं हम इतने डिटैच ना हो जाएं कि हमें किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़े, वो उदासीनता वाली बात। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत यहाँ एक बहुत बारीक फर्क बताता है। ये अहंकार या एरोगेंस नहीं है, ये उदासीनता नहीं है, ये सटीकता है। इसका मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि भावनाओं के आधार पर फैसले लेना बंद करना है। जैसे जब कोई आपको उकसाता है तो आप प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देते क्योंकि आप ठंडे पड़ गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक जाल है, आपकी ऊर्जा खींचने का एक तरीका है। आप उस खेल से ही बाहर आ चुके हैं जहां आपकी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय होती है। अच्छा, ये एक तरह का फिल्टर लगा लेने जैसा है जो ये तय करता है कि किस चीज पर अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा खर्च करनी है और किस पर नहीं। बिल्कुल, और इस अवस्था को और बेहतर समझने के लिए स्रोत हमें इतिहास के एक महान योद्धा की तरफ ले जाता है, मियामोटो मुसाशी, जापान के सबसे महान तलवारबाज। उन्होंने 60 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। ये आंकड़ा ही अपने आप में अविश्वसनीय है। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि स्रोत के अनुसार मुसाशी की असली ताकत उनकी तलवार नहीं थी, वो उनका मन था। वो अपने जवानी के कई साल गुफाओं और जंगलों में अकेले अभ्यास करते हुए बिताते हैं। वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीख रहे थे, वो अपने मन को साधना सीख रहे थे। और यही उनकी सफलता का राज था। जरा उस लड़ाई के दृश्य की कल्पना कीजिए जिसका वर्णन स्रोत में है। एक तरफ उनका दुश्मन है, गुस्से और नफरत से भरा हुआ, चिल्ला रहा है, अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा पहले कुछ मिनटों में ही झोंक रहा है। वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह से खेल में बह चुका है। और दूसरी तरफ मुसाशी हैं, बिल्कुल शांत,
जैसे एक झील जिसका पानी एकदम ठहरा हुआ हो। वो बस देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो अपने दुश्मन के हमलों से नहीं बल्कि उसकी गलतियों से सीख रहे हैं। वो पैटर्न देख रहे हैं। वो उस एक पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनका दुश्मन भावनाओं में बहकर कोई चूक कर बैठेगा। और जब वो वार करते थे तो एक ही वार निर्णायक होता था, क्योंकि उनकी हर चाल सोची समझी और सटीक होती थी, भावनाओं की गर्मी में नहीं ली गई होती थी। यहाँ श्रुत की वो पंक्ति याद आती है, जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी तलवार को क्या कंट्रोल करेगा। मानसिक शांति ही असली हथियार है। मुसाशी का ये उदाहरण मुझे किसी अनुभवी चेस प्लेयर की याद दिलाता है, जो अपने जोशीले नए प्रतिद्वंदी को अपनी शुरुआती चालों में ही थकने देता है और फिर एक झटके में खेल खत्म कर देता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि दोनों ही मामलों में ताकत आक्रामकता में नहीं है, वो धैर्य और अवलोकन में है। मुसाशी की इस मानसिक शांति का एक हिस्सा शायद इस बात से भी आता होगा कि उन्हें हर लड़ाई जीतने का जुनून नहीं था, बल्कि सही लड़ाई सही तरीके से लड़ने पर ध्यान था। और यहीं से एक और दिलचस्प विचार सामने आता है, कम चाहने की ताकत। ये हमारी परवरिश के बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि ज्यादा चाहो, ज्यादा हासिल करो। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि जो व्यक्ति कम चाहता है वो कमजोर नहीं होता, वो अछूता हो जाता है। उसे हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हर बहस जीतने की मजबूरी नहीं है, हर किसी को खुश करने का दबाव नहीं है। उसकी ऊर्जा एक लेजर की तरह केंद्रित होती है, बिखरी हुई नहीं। लेकिन ये तो हमारी परवरिश के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हमें तो हमेशा गो गेटर बनने को कहा जाता है। तो ये कम चाहना और महत्वाकांक्षी होने में संतुलन कैसे बनाया जाए? ऐसा ना हो कि हम कुछ चाहें ही नहीं और बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। देखिए, यहाँ कम चाहने का मतलब एम्बिशन खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एम्बिशन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने मिशन पर केंद्रित करना। स्रोत के मुताबिक कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए होती ही नहीं है, वो जाल होती हैं। वो सिर्फ आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान भटकाने के लिए बिछाई जाती हैं। जो डिटैच्ड व्यक्ति है वो इस जाल को दूर से ही पहचान लेता है। वो उसमें फंसता नहीं, वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। असली विजेता वही है जो जानता है कि कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी है। और जब आप हर लड़ाई में नहीं कूदते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप अपने आप में एक रहस्य बन जाते हैं। लोग आपको पढ़ नहीं पाते। और यहीं से डिटैचमेंट का एक और दिलचस्प असर सामने आता है, जिसे स्रोत अनरीडेबिलिटी कहता है। बिल्कुल, जब लोग समझ नहीं पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप खुश हैं या नाराज, आपका अगला कदम क्या होगा, तो ये जो अनिश्चितता है ना, ये उनके मन में एक तरह का डर और सम्मान एक साथ पैदा करती है। मनोविज्ञान में इसे इंफॉर्मेशन वैक्यूम कहते हैं। जब आप कोई जानकारी नहीं देते तो सामने वाले का दिमाग उस खाली जगह को अपने सबसे बड़े डर या सबसे ऊंची उम्मीदों से भर देता है। इसे समझाने के लिए फ्रांस के राजा लुई 14वें को उदाहरण दिया गया है, जो बहुत सटीक बैठता है। हाँ, कहा जाता है कि उनकी असली ताकत उनकी विशाल सेना नहीं, बल्कि उनकी यही अनरीडेबिलिटी थी। वो अपने दरबार में घंटों चुपचाप बैठे रहते थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनके मंत्री और दरबारी हमेशा अंदाजा लगाते रहते थे कि राजा क्या सोच रहे हैं। और जब कोई जानकारी नहीं होती तो लोग अपने मन में खुद ही कहानियां बना लेते हैं। वो राजा को असल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, चतुर और खतरनाक मान लेते थे। लुई 14वें ने इस इंसानी फितरत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आज के दौर के किसी सीईओ या डिप्लोमेट के लिए भी उतना ही कारगर हथियार हो सकता है, अपनी खामोशी से दूसरों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देना? आज के दौर में तो शायद और भी ज्यादा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हर मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है, हर बात को एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ जो चुप रहता है वो अपने आप अलग दिखता है। लेखक इस बात पे जोर देती है कि जो हर बात एक्सप्लेन करता है वो अपनी पावर गिराता है। जो हर आरोप का जवाब देता है वो दूसरों को कंट्रोल देता है। आपकी खामोशी लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है और उस खाली जगह में ही ताकत पैदा होती है। और इस तरह की खामोशी या अनरीडेबिलिटी को बनाए रखने के लिए शायद अकेलापन या एकांत बहुत जरूरी हो जाता है। स्रोत इस पर भी बात करता है, लेकिन वो एकांत को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह देखता है। सही कहा। इस अवस्था में एकांत आपका कमांड सेंटर बन जाता है। आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप एक ऊंची जगह पर खड़े होकर पूरा मैदान देख रहे होते हैं। ये वो समय है जब आप दुनिया के शोर से हटकर संकेतों को सुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाकी सब लोग मैदान में भावनाओं में बहकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं,
डिटैच्ड इंसान एक तरह से ड्रोन व्यू से पूरी बाजी देख रहे हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और वो सिर्फ देख नहीं रहा है, स्रोत के मुताबिक वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, वो पैटर्न देख रहा है, वो समझ रहा है कि कौन कैसे व्यवहार करता है, किसकी क्या कमजोरी है, कौन कब भावुक होता है और कौन कब गलती करेगा। वो सही मौके का इंतजार कर रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा। यहाँ स्रोत की वो लाइन बहुत अहम है, जो जल्दी चलता है वो जल्दी फिसलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप एक्शन लेने से मना नहीं कर रहे, आप बस गलत समय पर या गलत वजहों से एक्शन लेने से बच रहे हैं। और यहीं पर स्रोत डिटैचमेंट के बारे में एक जरूरी बात साफ करता है। इसका मतलब ठंडा या उदासीन हो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सटीक होना। अब आपके फैसले शोर या भावनाओं से नहीं लिए जाते, अब आपके फैसले आपके मिशन से लिए जाते हैं। हर फैसला, हर कदम, हर बातचीत एक ही सवाल से परखी जाती है। क्या ये मेरे रास्ते के काम का है? क्या ये मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाता है? और अगर जवाब नहीं है तो आप बिना किसी गुस्से, बिना किसी सफाई और बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ जाते हैं। उस चीज, उस व्यक्ति या उस बहस पर आप अपनी एक सेकंड की भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। ये एक तरह की क्रूर मानसिक सफाई है। आप सिर्फ वही चीजें अपने पास रखते हैं जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। बाकी सब शोर है जिसे आप बंद कर देते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि डिटैचमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने एक सवाल से शुरुआत की थी कि क्या ताकत के लिए भावनाओं को खत्म करना पड़ता है, और जवाब मिला नहीं, उन्हें खत्म नहीं करना है, उन पर महारत हासिल करनी है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के चक्र से हटकर अपने मिशन पर आधारित सटीकता की ओर एक यात्रा है। ये अपनी कीमत को दूसरों की राय से अलग करने और अपनी दिशा खुद तय करने की कला है। स्रोत के शब्दों में, अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं है और आपको भीड़ की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। आपकी ताकत आपकी चुप्पी में है, आपकी गति आपके नियंत्रण में है, और आपकी दिशा आप खुद तय करते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप बाहरी दुनिया के शोर से इम्यून हो जाते हैं। और स्रोत अपनी बात एक बहुत ही दमदार और शायद थोड़ी डरावनी लाइन के साथ खत्म करता है। वो कहती है कि ये वो जगह है, ये वो स्तर है जहां पहुंचकर लोग आपको समझना छोड़ देते हैं और आपसे डरना शुरू कर देते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, शक्ति और डर के बीच की ये महीन रेखा कहाँ है? एक रणनीतिकार के लिए क्या इस डर को सम्मान में बदलना एक जरूरी कदम है, या फिर डर ही अपने आप में एक लक्ष्य है? इस पर विचार जरूर कीजिए।